नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज़। मैं हूं श्रीकांत सिंह। इन्फोपोस्ट न्यूज़ में आज का मुद्दा है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को संदेश दे चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत का जो नाम हुआ है वो अब तक कभी नहीं हुआ। सरकार की ये बेहतरीन सफलता मानी जा रही है और इसका चुनाव पर भी असर होना स्वाभाविक है कि सरकार को चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी मुद्दे को चुनावी लाभ के लिए बनाया जाता है तो वो लाभ के बजाय नुकसान पहुंचाने लगता है। आपके सामने अयोध्या का उदाहरण है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नफरती चिंटू हैं, उन्होंने अपने बयानों से और अपने करतूतों से सरकार की छवि को गिरा दिया था। और जिस तरह से अयोध्या में हो रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवान को लेकर के लोगों में बहुत बड़ी आस्था होती है और अगर लोगों के सामने उनके भगवान के अलावा किसी और भगवान को प्रस्तुत किया जाता है तो उसका विपरीत असर होता है। आजकल भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपने खबरों में देखा होगा कि किस तरह से भाजपा के कुछ नेता सेना का अपमान कर रहे हैं और देश का अपमान कर रहे हैं। और ये इस तरह के नेता तो हमारे प्रधानमंत्री को कंफ्यूज कर देते हैं कि वो भगवान है या इंसान है। और हमारे प्रधानमंत्री खुद कहने लगते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। भगवान को लेकर के कोई भी इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई भी भगवान बनने की कोशिश करता है तो भगवान के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि अगर उनके भगवान का स्थान कोई और लेने लगता है तो लोग इससे गुस्सा हो जाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने कहा था कि हमने आतंकवादियों को बहन को भेज करके उन्हें मरवा दिया। अब ये कितना आपत्तिजनक बात है कि आप जो है जातिवाद या धर्म को लेकर के अगर किसी सेना के अधिकारी के लिए ऐसा कहते हैं, आप उन्हें आतंकवादियों की बहन बताते हैं, तो इसका जनता में क्या असर पड़ेगा। हालत ये है कि वहाँ के मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और एफआईआर दर्ज भी हुई। लेकिन उस नेता को जिस तरह से एफआईआर में बचाया जा रहा था उसका विपरीत असर पड़ रहा है। और अभी भी ये हंगामा थमा ही नहीं था कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उन्होंने बयान दे दिया कि पूरा देश मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, पूरा देश सेना के चरणों में नतमस्तक है। ये जो नतमस्तक वाली बात है ये भगवान के लिए ठीक लगती है। बाकी सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। सेना की अपनी जिम्मेदारी है, एक प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारी है, जनता की अपनी जिम्मेदारी है, नेता की अपनी जिम्मेदारी है। ये हमारे नेता जो हैं ये भगवान बनाने लगते हैं हमारे देश के प्रमुख नेता को। और ये भगवान बनाने की जो स्टाइल है इससे जो है बहुत ही विपरीत असर पड़ता है, बहुत ही हंगामा होता है। अभी ये दोनों मुद्दों को लेकर के हंगामा चल रहा है और राम गोपाल यादव के लिए भी कुछ बयान चल रहा है, उस पर भी हंगामा मचा हुआ है। और सब एक दूसरे को के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनको जेल भेजा जाना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। तो ये जो है कानून का विषय नहीं है, ये साधारण सी सांस्कृतिक परंपरा है कि हम अपनी संस्कृति में एक दूसरे का सम्मान जो है किस तरीके से दें। एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक है। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। तो तुलसीदास जी ने तो कह दिया है कि एक दूसरे को प्रणाम करो, लेकिन
अगर आपको भगवान मानना है तो सभी में भगवान मानिए। किसी एक व्यक्ति में भगवान को किसी एक व्यक्ति में अगर आप आरोपित करते हैं तो इसका बुरा असर पड़ता है। और इसने जो है भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा के कलेवर को कलंकित कर दिया, उस कलेवर को जो है ठंडा कर दिया। जिस तरीके से राष्ट्रीय एकता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली, उस तिरंगा यात्रा को जो है इन्होंने बर्बाद कर दिया, सारी मेहनत बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि सेना के जवानों के ऊपर, सेना के प्रमुख अधिकारियों के ऊपर अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका राजनीतिक नुकसान होगा। लोग ये समझ करके भगवान आरोपित करते हैं कि जनता बेवकूफ़ है और इनको भगवान मान करके वोट देगी, कि भगवान है इन्हें वोट देना जरूरी है। और ये प्रयोग अयोध्या में किया गया जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। तो भगवान को लेकर के कभी भी हमारे राजनीतिक दलों को कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की सरकार ने जो है पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हम सामरिक रूप से कितने मजबूत हैं और हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं, ये ठीक है, सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सेना जो है जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाए, देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक हो जाए। ये नतमस्तक वाली बात भगवान के लिए ठीक लगती है, लेकिन हमारे नेता अगर किसी व्यक्ति के चरणों में नतमस्तक करने लगेंगे, व्यक्ति पूजा को महत्व देने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका बहुत ही विपरीत असर पड़ेगा राजनीति पर और समाज पर। और यही नहीं, अगर किसी हमारे सेना के किसी नेता को मुसलमान होने के नाते उसे आतंकवादियों की बहन बताया जाएगा तो इसका भी विपरीत असर पड़ेगा। तो ये जो है, ये सारा जो मामला पिछले कुछ दिनों से चला रहा है, ये मुद्दा जो है अभी उलझा हुआ है और ये अदालत तक पहुंच चुका है और इस पर हाय तौबा मची हुई है। तो समझ नहीं आता कि जो हमारे नेता हैं उनको इतनी कॉमन सी सेंस नहीं है कि उन्हें किस तरह से बयान देना चाहिए, कैसे वो बोले कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा जो है उस पर कोई आघात न पहुँचे। लेकिन नेता हैं कि मानने वाले नहीं हैं, और ये नेता इसलिए नहीं मानते कि इनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इनको पूरा का पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला हो। एक नहीं, अगर हम सारे उदाहरण गिनाने लगेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा कि कितने नेताओं ने कितने आपत्तिजनक बयान दिया, बदजुबानी की, और उसका जो है विपरीत असर पार्टी की राजनीति पर पड़ा है। ऐसे में इतना बढ़िया माहौल बना था, ऐसे में इस तरह के बयान देने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह के बयानों से पार्टी को न तो पार्टी को कोई लाभ होता है, न देश को कोई लाभ होता है, न समाज को कोई लाभ होता है। और इस तरीके के बयान देने से ये इसलिए नहीं चूकते हैं कि अभी भी देखिए मध्य प्रदेश में वहाँ के मंत्री पर, वहाँ के उप मुख्यमंत्री पर अभी तक पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर क्यों हम अदालत का इंतज़ार करते हैं कि कोर्ट में केस होगा तब माफ़ी मांगेंगे? क्या हमारे नेताओं में ऐसा नैतिक साहस नहीं है? क्या साफ गोई नहीं है कि अगर बाय द वे किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत वो माफ़ी मांगे, जब वो फंसने लगते हैं तब माफ़ी मांग लेते हैं, और अदालत में मामला जाता है तब जाकर के कुछ होता है, कार्रवाई होती है, नहीं तो कार्रवाई नहीं होती है। और पूरी तरह से ऐसे नेताओं को बचाने की कोशिश की जाती है। अभी आप मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान को देखिए, उसके मंत्री के बयान के बाद जो FIR दर्ज हुई है, FIR में उसे पूरी तरह से बचाने की कोशिश की गई है। अदालत ने बार बार कहा कि ये जो FIR है इसमें जो है अभियुक्त को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ सरकार के वकील ने कहा कि आप सरकार पर शक ना करें, आप सरकार पर आरोप ना लगाएं। इस तरह से दादागिरी जैसी बात जो है कोर्ट में की गई है। तो इस प्रवृत्ति के कारण जो गलत बयानी वाले नेता हैं उन नेताओं पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, और अंकुश न लगने से राजनीतिक नुकसान तो होता ही है। देश में जो है वो दुर्भावना पैदा होती है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में दुर्भावना पैदा होती है।
हमारे नेता सोचते हैं कि इस तरह का डिवीज़न करके, इस तरह का माहौल बना करके हम ध्रुवीकरण कर लेंगे और वोट हासिल कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सब गलत नीतियाँ हैं। हर बयान को जनता अच्छी तरह से समझती है, उसके लिए कोई तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या उसका एक उदाहरण है। कम से कम भगवान को लेकर के इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। धर्म को लेकर कभी इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जिससे कि नुकसान हो और देश में दुर्भावना फैले। अब इन नेताओं के क्या मामले हैं, इनको भी हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। हालांकि खबरों में आप देख चुके होंगे, लेकिन आज जिस मुद्दे को मैं सामने रख रहा हूँ, इस मुद्दे को हम ठीक से आपके सामने क्रमशः रखेंगे। अगर आप उन खबरों को भूल गए हैं तो उन खबरों को हम आपको क्रमशः बताएंगे कि खबरें क्या क्या थीं और कौन कौन थे और क्या क्या उसमें हुआ, वो सारा हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे। तो आप ठीक से समझ जाएंगे कि जो आज का मुद्दा है कि हमारे नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके से दुर्भावनापूर्ण बयान दे रहे हैं, उसका किस तरह से देश को नुकसान हो रहा है, राजनीति को नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है। हम आपको बताते हैं कि कब क्या क्या। पहला मामला लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी को जनता के सामने रखा था। दरअसल भारतीय सशस्त्र बल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कार्रवाई की और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सशस्त्र बलों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सशस्त्र बलों ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सेना की इस कार्रवाई की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया से बात की। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए न्याय बताया। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के सिग्नल कोर की अधिकारी हैं, जिन्होंने 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में भी काम किया है। यहाँ उन्होंने युद्ध विराम की निगरानी की और मानवीय मिशनों में सहायता की। गुजरात से आने वाली लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी के पास बायोकेमिस्ट्री में स्नातकोत्तर की डिग्री है। कहा यह भी जा रहा है कि उनका परिवार मूलतः मध्य प्रदेश के छतरपुर का निवासी है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया। उनका जन्म और पालन पोषण गुजरात के बड़ोदरा शहर में हुआ। उनके पिता का नाम ताजुद्दीन कुरैशी और माँ हनीमा कुरैशी हैं। उनके दादा और पिता दोनों भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। यही वजह है कि सेना का अनुशासन और राष्ट्र सेवा का जज्बा सोफिया के खून में रहा। सोफिया ने बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बीएससी और फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। उनका प्रारंभिक सपना प्रोफेसर बनने का था। उन्होंने विश्वविद्यालय में असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में पढ़ाना शुरू किया और साथ ही पीएचडी कर रही थी। जब सोफिया को भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के माध्यम से चयनित होने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी पीएचडी और अध्यापन करियर को छोड़ दिया। वर्ष 1999 में वह सेना की सिग्नल कोर क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स में कमीशन्ड हुई। उनके इस फैसले ने न केवल उनके परिवार बल्कि देश भर की युवतियों को प्रेरित किया। सोफिया कुरैशी को सेना में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिला। वर्ष 2006 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के तहत कांगो में 6 वर्ष तक सेवा दी। वहां उन्होंने मल्टीनेशनल आर्मी के साथ मिलकर
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कार्यों में अहम भूमिका निभाई। 2016 में वह फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। इस अभ्यास में 18 देशों ने भाग लिया, जिनमें भारत, जापान, चीन, रूस, अमेरिका, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल थे। इस अभ्यास का आयोजन 2 से 8 मार्च 2016 के बीच पुणे में हुआ था और सोफिया उस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी की कमांडर बनने वाली एकमात्र महिला थी। सोफिया कुरैशी को शांति अभियानों का अनुभव भी रहा है। वर्ष 2006 में उन्होंने कांगो, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में सेवाएं दी। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पंजाब सीमा पर कार्य किया। वहीं पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ राहत अभियान के दौरान उनके संचार कार्य को सिग्नल ऑफिसर इन चीफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। सोफिया ने ऑपरेशन पराक्रम 2001 से 2002 के दौरान पंजाब सीमा पर कार्य किया, जिसके लिए उन्हें GOC इन सी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ राहत अभियानों के दौरान संचार व्यवस्था में जुड़े उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ का कमेंडेशन कार्ड भी मिला। उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत भी कर चुके हैं, जो उस समय साउदर्न कमांड कमांडर थे। 1981 में जन्मी सोफिया के दादा भी भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। सोफिया की शादी भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में एक अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई है। सोफिया साल 1999 में भारतीय सेना में शामिल हुई। चेन्नई स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ली। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री और वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने किस प्रकार इस तरह के लंबे कैरियर वाले अधिकारियों पर क्या कुछ कहा और उस पर क्या बवाल हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के एक बयान पर विवाद पैदा हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दरअसल इस वाक्य से पहले वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे। इस वजह से कांग्रेस ने उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। दावा है कि उप मुख्यमंत्री देवड़ा पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक होने की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बीते गुरुवार को जबलपुर के दौरे पर थे, जहां एक कार्यक्रम में देवड़ा ने कहा कि मन में बहुत क्रोध था। जो नज़ारा हमने देखा, जो पर्यटक घूमने गए थे वहां चुन चुन कर, धर्म पूछ कर महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके बच्चों के सामने पुरुषों को गोली मार दी गई। उस दिन से देश के लोगों में बहुत तनाव था। जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा, जिन आतंकवादियों ने माताओं का सिंदूर मिटाया और आतंकवादियों को जो पाल रहे हैं उनको जब तक नेस्तनाबूद नहीं करते, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जवाब दिया है, उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अब बात करते हैं कि जिस कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया गया, उसका पूरा परिवार किस तरह से, किस शिद्दत से देश की सेवा में संलग्न रहा और आज़ादी की लड़ाई के समय से आज तक उसका परिवार देश की सेवा के प्रति समर्पित रहा। यह जानना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि सोफिया जो है वो धर्म जात से बहुत ऊपर उठकर उसका पूरा परिवार देश की सेवा के प्रति समर्पित रहा है और ये बात हमें
ठीक से समझनी होगी। सोफिया के परदादा अंग्रेजों की सेना में थे। 1857 के गदर के दौर में वह ब्रिटिश सेना को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उनके दादा मोहम्मद हुसैन भारतीय सेना में थे। उनके पिताजी ताज मोहम्मद कुरैशी भारतीय सेना में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में कार्यरत थे और पाकिस्तान से 1971 में हुए युद्ध में भी शामिल हुए थे। उनके चाचा इस्माइल कुरैशी BSF में सूबेदार थे। पति उनके ताजुद्दीन भी सेना में हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में वह अधिकारी हैं। उनका बेटा भी शकील कुरैशी वायुसेना में शामिल होने के लिए परीक्षा दे चुका है। और विजय शाह की बात करें तो वह पढ़े लिखे हैं और आदिवासी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नफरत का जहर उगलने में पार्टी से छूट ले लेते हैं। यही वजह है कि उन्होंने शिवराज सिंह की पत्नी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, हालांकि उन्हें उस समय पद से हटा दिया गया था। मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब कार्रवाई नहीं करती है तो इससे जो है उनके जो नफरती चिंटू नेता हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं और बार बार गलतियां करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और फिर जो है दोबारा राजनीति की मुख्यधारा में आ जाते हैं। समस्या यह है।